पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। 118 लोगों को अभी तक ज़ेर हिरासत दिया जा चुका है। 200 से ज़्यादा रेड किए गए मुख्तलिफ जगहों पे, जो 118 सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट किया गया। इस केस को ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं और किसी शख्स के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर हमारा पीटीआई का कैंडिडेट होता तो मेन कंपटीशन होना था पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। तो अब चूंकि पीटीआई का कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मेरा ख्याल है अब पीएमएलएन के लिए क्लियर रास्ता हम हुआ है। हाँ, 39 महीनों में 20,000 अरब रुपए के इजाफी कर्जे लेकर पाकिस्तान की 71 तारीख का 70% इन्होंने कर्जा ले लिया। इन 3.25 सालों में इन्होंने तो एक ईंट नहीं लगाई। जनूबी एशिया में जितने भी ममालिक हैं, हम सबसे आगे हैं महंगाई में। ये अफसोस की बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया है। तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, लेड बैक हुकूमत है, ना तजर्बाकार हुकूमत है और करप्ट हुकूमत है। पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते और ये वो काम करें सिर्फ IMF के अहकामात के ऊपर। ये IMF को पाकिस्तान को खुदा न खास्ता महकूम गुलाम बना रहे हैं। तो इनकी पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया। हमेशा की तरह कायदे के खिलाफ जो है, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत है। ये घबराने की बात नहीं है। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। सियालकोट में गुज़श्ता रोज पेश आने वाले श्रीलंकन शहरी फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल के दिलखराश वाक़े पर तमाम मकातब फिक्र की उलमा, सियासी क़यादत और अवामी हलकों की जानिब से न सिर्फ अफसोस का इजहार किया गया है, बल्कि अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के इस रवैये को मुआशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा भी करार दिया जा रहा है। इस वाक़े की तहकीकात में पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी तस्वीर की मदद से दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। जहां एक जानिब इस अफसोसनाक वाक़े को बतौर कौम मजमूई तौर पर काबिल मज़म्मत करार दिया जाना खुशाइंद है, वहीं यह सवाल भी जरूरी है कि ऐसे क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे इल्जामात पर कानून हाथ में लेने की बजाय कानून पर भरोसा किया जा सके। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि सियालकोट का अफसोसनाक वाकया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब साजिद कियानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर डेफिनेटली पुलिस फोर्स भी दाद की मुस्तहिक है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 118 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 13 मरकजी मुल्ज़िमान भी बताए जा रहे हैं। किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और सजाएं क्या हो सकती हैं सर इन दफात के तहत? थैंक यू वेरी मच जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बड़ा अफसोसनाक वाकया, जैसे कि आपने कहा और बाकी सारे मकतबा फिक्र के लोग भी यही बात कर रहे हैं। पुलिस की जहाँ तक बात है, वाकया की इत्तला आने के बाद पुलिस ने इस दफा अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया है ताकि ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कायम रहे। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक सारे तफ्तीश के अमल की, सारे प्रोसेस की IG पंजाब खुद निगरानी कर रहे हैं। RPO गुजरांवाला और खुद वहाँ पे मौजूद रहे हैं और DPO सियालकोट के अंडर डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं। इसमें दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत पर्चा दर्ज किया गया और इसके अलावा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने और इसके अलावा काफ़ी सारी दफात हैं और इसमें सारी मेजर पनिशमेंट जो कैपिटल पनिशमेंट है वो भी इसमें बिल्कुल होती है। हमारा इसमें बुनियादी मकसद ये है, हमारा जो अप्रोच इस पर हम ये काम कर रहे हैं, साइंटिफिक बुनियादों पे काम कर रहे हैं। जो तकरीबन 160 कैमरे वहाँ पे लगे हुए थे, जो फैक्ट्री का पूरा फैक्ट्री तकरीबन एक अच्छा इंडस्ट्रियल यूनिट था जो कैमरा कवर्ड था। साथ साथ इसके अलावा जो मोबाइलों से और बाकी सोशल मीडिया से फुटेज अवेलेबल है, उस डाटा है, मोबाइल कॉल्स का डाटा अवेलेबल है, सारे को एनालाइज करके तकरीबन 1,500-2 हज़ार घंटों की फुटेजेस हैं जिसको एनालाइज करके हमने 118 लोगों को हिरासत में लिया है। और उसके बाद जो एविडेंस के मुताबिक नजर आप देख रहे होंगे कि हम उसका रोल डिटरमिन कर रहे हैं, उसके जो एविडेंस मौजूद है, फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद है या CCTV एविडेंस मौजूद है, उसकी बुनियाद पे तो इंशाल्लाह इसको इसी तरह से करेंगे। ये एक अच्छी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन है, टाइम इस पे लगना है और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको अच्छे साइंटिफिक बुनियादों पे एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए
اور اچھا ایویڈنس اکٹھا کر کے جو ملزمان اس میں شامل ہیں ان کو ان کے کیفر کردار. اچھا بالکل سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 118 افراد کو گرفتار کیا، کیا اس کے بعد مزید بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جانے کی امید ہے، اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ان گرفتاریوں میں سر؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 160 اگر خالی سی سی ٹی وی یا کیمرہ فوٹیجز کی بات کریں تو 160 کیمرے جو 12 گھنٹے کی فوٹیج ہے، تقریباً 1920 آور کی فوٹیج بنتی ہے، جس کو دیکھ کے آپ نے سارے اس کی فوٹیج کو دیکھ کے انالائز کر کے ہر بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا رول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ابھی تک جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو حراست میں 118 کے قریب لوگوں کو لیا گیا، اور یہ چل رہا ہے ابھی. اور اس میں مشکلات جیسے آپ نے خود پوچھا، مشکلات تو یہ ہیں کہ اب ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور سب کی نالج میں ہے. پولیس نے 24 گھنٹے کے دوران بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور فیکٹری کے اندر ہے، فیکٹری کے ورکرز تھے سارے، میجورٹی لوگ اس میں، تو وہ جو اپنے آپ کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ڈھونڈنے میں، ریڈز کرنے میں پولیس کو مشکلات آتی ہیں. اس کے علاوہ جو باقی کال ڈیٹیلز کا انالیسس ہے، باقی ساری چیزیں جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن والی سائڈ ہے، اس میں جو ٹائم کنزمپشن والا پورشن ہے وہ لگ رہا ہے. تو باقی انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد کوشش کریں گے. سر اس مرتبہ یہ خوشائند بات ہے کہ عوام بھی مجموعی طور پر اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کسی بھی طبقے کی جانب سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا ان تمام تر ملزمان کو. تو جو اہل علاقہ ہیں ان کی جانب سے کتنا تعاون کیا جا رہا ہے پولیس کی تحقیقات میں سر؟ جی بالکل، اس میں جو فیکٹری کی انتظامیہ اور جو اہل علاقہ ہیں یا جن علاقوں کے لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے اس لوگوں کا بالکل پولیس کے ساتھ تعاون شامل ہے. اور ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اسلام کی بھی بدنامی اور ملک کی بھی بدنامی ہے. تو کوئی بھی جو اچھا ذمہ دار شہری ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اچھا سر، گزشتہ روز سے اس افسوسناک واقعے کے بعد سے مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں کہ اس واقعے کی وجہ کیا بنی. ایک توہین مذہب کی بھی بنیاد بنائی گئی، پھر یہ بھی کچھ اطلاعات موصول ہوئی کہ مینیجر سے اس کی سختی کی وجہ سے ذاتی دشمنی بھی تھی جو کچھ ورکر سے نکالی، اور بنیاد بنایا گیا توہین مذہب کو. تو جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بیانات کی روشنی میں سر اب تک کوئی صورتحال واضح ہو سکی ہے کہ اصل وجہ کیا بنی واقعے کی؟ جی یہ دیکھیں، تفتیش تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو جب تک سارے اس کے جو ایویڈنس اینڈ تک آپ نہ پہنچے اس کے بارے میں کنکلوسیو بات کی نہیں جا سکتی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تفتیش کو اس کی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. دونوں وجوہات کے اینگل جو آپ نے بیان کیے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ مینیجر صاحب وہاں پہ تقریباً کوئی 2012 سے کام کر رہے تھے، 8-9 سال کا ان کا وہاں پہ ڈیوریشن ہے. اور چونکہ اب ایویڈنس ہمارے پاس موقع کے اوپر جو ویڈیو ایویڈنس ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں، حراست میں، ان کے بیانات کی روشنی میں تفتیش کو اس میں آگے لے جایا جا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ تفتیش کے مکمل ہونے تک جو بھی وجہ بنی ہوگی اس میں، اور جس طرح سے سٹیپس میں اس نے پروگریس کیا ہوگا، وہ بالکل آپ سے شیئر کی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ساجد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ساری صورتحال پر پولیس کی کارروائی اور پیش رفت سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسی سارے افسوسناک واقعے پر بات کریں گے. نمائندہ ہم نیوز سخاوت مغل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ روز سے اس افسوسناک واقعے کو انہوں نے کور بھی کیا ہے. بہت شکریہ سخاوت. اس وقت بتائیے گا کہ ایک روز گزر چکا ہے انتہائی اندوہناک واقعے کو، کیا صورتحال ہے سیالکوٹ شہر کی فضا کی؟ مختلف طبقے اور حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور اس وقت مجموعی طور پر کیا تاثر دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ؟ بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے. یقیناً یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے، اور اس واقعے کو اس سے قبل بھی چند سال پہلے سانحہ بوٹر ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ پھر ویسا ہی یہ واقعہ ایک دفعہ پھر سامنے آیا ہے. یقیناً سیالکوٹ کے شہریوں میں اس حوالے سے شدید غم و غصہ بھی ہے، اور وہ بھی پریشان ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کا انسیڈنٹ کیسے ہو گیا. کل جب کال چلی تقریباً 11:26 پر کہ 15 پر کہ فیکٹری کے اندر ورکرز کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو پولیس پارٹی وہاں پر تقریباً 11:45 پر جو ہے پہنچی. تو تب تک اتنا زیادہ، کیونکہ یہ بہت بڑی ہوزری کی فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی ورکر موجود تھے. جمعہ مبارک کا دن تھا، تو اسی دوران جو ہے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنانا، توہین مذہب کا الزام لگا کر مبینہ طور پر جو ہے تشدد شروع ہو گیا. پولیس کے پہنچنے تک جو ہم نے دیکھا، جو ہمارے پاس خبر پہنچی، تب تک جو ہے یہ جو پریانتکا ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا. اور اس دوران جو ہے پھر پولیس کے چند ایک اہلکار وہاں پر پہنچے تھے، جس کے بعد بڑی نفری منگائی گئی، تب تک آگ لگا دی گئی، اور دیگر جو ہے وہ موقع تھا، بڑا کراؤڈ تھا، وہ جی ٹی روڈ پر آ گیا. دونوں طرف سے ٹریفک کو بند کر دیا گیا.
तो उसके बाद फिर ये सारी सूरत-ए-हाल सामने आना शुरू हुई। मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ चीज़ें, इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, मजमूई तौर पर अहले इलाका की जानिब से भी और अवाम की जानिब से भी गम गुस्से का इजहार इस अफसोसनाक वाक़े पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सखावत मुग़ल, हमारे साथ आप मौजूद थे। इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, वज़ीर बराए मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर यकीनन आपने भी बयानात दिए, मुख्तलिफ जयद उलमा की जानिब से भी बयानात आए, वाक़या बहुत अफसोसनाक है, लेकिन सर क्या किया जाए कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। अगर कोई इल्ज़ाम लगता भी है तौहीन मज़हब का, और डेफिनेटली मुक़द्दसात मज़हब की तकरीम हम सब पर फ़र्ज़ है, पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने का शऊर और आगाही कैसे दी जाए सर? जी शुक्रिया इस अहम मौजू पर मुझे शामिल रखने का और बात करने का मौका देने का। हकीकत ये है कि इस पे जो वाक़या है इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की बदनामी का, पाकिस्तान की जो इमेज है उसको ख़राब करने की पूरी इसमें कोशिश की गई है। इसके लिए हमारी तमाम तर हुकूमती मशीनरी, रियासती इदारे और जितने भी मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी के लोग हैं, सब मिल जुल कर अगर कोई बहुत ही संजीदा एफर्ट न करें तो ये जो तशद्दुद का रुझान है, अदम बर्दाश्त का जो रुझान है और रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, ये हमारी तमाम जो हमारी मजहबी अक़दार है, सकाफती अक़दार है, जो इस खत्ते का एक मामूल रहा है बर्दाश्त का, तहम्मुल का, ये सब हमारा ख़त्म हो जाएगा इससे, और एक ऐसी अफरा तफरी की तरफ चले जाएंगे जिस अफरा तफरी का फिर कोई इलाज और मदावा मुमकिन नहीं होगा। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि हाईएस्ट लेवल पे एक ऐसा कमीशन, एक ऐसा थिंक टैंक जिसमें माहिरीन तालीम भी मौजूद हो, जिसमें मीडिया के लोग भी मौजूद हो, वकला भी मौजूद हो, उलमा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लीडर्स भी मौजूद हो, और सब जोड़ के बैठ जाएं कि हमारा ये माशरा किस तरफ जा रहा है और इन रुझानात से निकालने के लिए क्या क्या इक़दाम ज़रूरी है। करिकुलम से लेकर निसाब तालीम से लेकर हमारी जो घरेलू निज़ाम है उसमें हम तरबियत का कौन सा फुकदान है, हमारे स्कूल में, दीनी मदारिस में, मसाजिद महराब का इसमें क्या रोल और किरदार हो सकता है, मीडिया किस तरह किरदार अदा कर सकता है। जब तक ये सब जो है तबक़ा ज़िंदगी अपना मुअस्सिर किस्म का इसमें इनपुट शामिल न करे तो ये इतना बड़ा इफरीत है कि हमें खराब कर जाएगा, नुगल कर ले जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी सर बताइएगा कि इस वक्त इस वाक़े के बाद भी फौरन कल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तबक़ात हाई फ़िक्र, वो मजहबी क़यादत हो, वो सियासी क़यादत हो, वो माशरे के मुख्तलिफ तबके हों, सभी कंडेम कर रहे हैं, सभी मजम्मत का इजहार कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अभी तक जो कोशिशें हमारी तरफ से की गई हैं बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, आगाही को फ़रोग़ देने के लिए, किसी हद तक समर आवर हुई हैं? वो मैं ये समझता हूँ क्योंकि हमने भी पिछले 2.5-3 साल मुसलसल इसी पे काम किया है, लेकिन शायद मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि वो ताकतें जो कि अदम बर्दाश्त के स्लोगन और नारे लगाते हैं और मसलकी और मजहबी तशद्दुद पर लोगों को उभारते हैं, वो हमारे से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह लोगों के जहनों को और खासकर नौजवान नस्ल के फिक्र और सोच को कंट्रोल और काबू किया है और उनको बरगश्तरा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इसका कोई मौसर इलाज और हल ढूंढना होगा। और ये रियासत ने भी करना है, रियासती इदारों ने भी करना है, हुकूमत वक़्त ने भी करना है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों और मुआशरे के तमाम, सोसाइटी के तमाम जितने तबकात है सब ने इसमें हिस्सा लेना होगा, वरना ये बहुत खराब कर देगा इस मुल्क को। और अच्छा कादी साहब, हमने माजी में भी देखा है, आपने भी निशानदेही की, अभी इशारा दिया कुछ ऐसे वाक़यात का माजी में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो मजहबी वाक़यात को बुनियाद बनाकर तशद्दुद पर उतरते हैं, सड़कें बंद करते हैं, फिर जब ऐसे ग्रुप्स के मुकाबले में पुलिस आती है अमन अमान कायम करने के लिए तो आखिर में रियासत उन ग्रुप्स के सामने यूँ लगता है जैसे कमज़ोर पड़ जाती है, मुआहिदा कर लेती है, फिर उनके अफराद को रिहा भी करना पड़ता है, गिरफ्तारियाँ भी छोड़नी पड़ती हैं। ऐसे वाक़यात ने सर रियासत के रिट को कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि ये तमाम तर ग्रुप्स
قانون کے سامنے کمزور لگیں؟ دیکھیں، میں گزارش کروں گا کہ اس ملک کے جو گورننس کا ایک دیرینہ نظام ہے اور کافی عرصہ سے ہے، اس کے کوئی ابھی کی بات نہیں ہے کہ ریاست کمپرومائزز بھی کرتی ہے، مذاکرات بھی کرتی ہے، نرمی بھی دکھاتی ہے اور بعض اوقات میں دکھانی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس طرح کی وہ ایک الگ ایشو ہے اور اس پہ بھی بعض اوقات اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے اقدامات جس پہ اس فکر کے یا اس طرح کے خیال کے لوگوں کی سرکوبی ہو یا ان کی جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک دانستہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں متمادل ایک بیانیہ ہو اور ایک مؤثر بیانیہ ہو جس پہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے، اس کو بیانیوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نور القادری صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر مفتی مدیم الرحمان صاحب نے، ان سے بھی اس افسوسناک واقعے پر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، کل غیر ملکی شہری کے قتل کا جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، بطور معاشرہ سر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سیالکوٹ میں ایک انتہائی ناخوشگوار سانحہ رونما ہوا ہے۔ ہمیں سانحے کے حقائق اور واقعات و تفصیلات کا علم نہیں ہے، بہر صورت ہم اس پر تعصب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک آئینی اور قانونی نظام موجود ہے، اگرچہ اس کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں، تاہم اس کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے جو کسی بھی صورت میں ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کا تاثر منفی پیدا ہوتا ہے، امیج ڈیمیج ہوتا ہے، اور پاکستان پر کئی برسوں سے ویسے بھی FATF کی تلوار لٹک رہی ہے۔ نیز میڈیا پر بھی لازم ہے کہ تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں، کیونکہ یہ رویہ بھی شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو دوسرا اہم معاملہ ہے کہ توہین مذہب کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، سزا موجود ہے، لیکن عوام میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے قانونی راستہ اپنانے کی آگاہی کیسے پیدا کی جائے؟ بہتر اور آئیڈیل صورتحال یہی ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے، مگر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانونی طریقہ کار کو آسان اور قابل عمل بنائے تاکہ لوگوں کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز کسی بھی صورت میں باقی نہ رہے۔ جہاں تک توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم کی بابت FIR درج کرنے کا تعلق ہے، سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے اسے عملاً مشکل ترین بنا دیا گیا ہے کہ جب تک SSP لیول کا افسر مطمئن نہیں ہوگا، FIR درج نہیں ہوگی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان میں عام شہری کی SHO تک بھی رسائی ہے کہ جائے کہ وہ ڈائریکٹ جا کر SSP سے رابطہ قائم کرے؟ لہذا اس پر عمل درآمد کے طریقے کو آسان اور قابل عمل بنایا جائے
تو یہ قانون کی عملداری کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایسے واقعات بلا شبہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، آپ نے بھی یہ ذکر کیا۔ اب ایسے واقعات کی بنیادی وجہ کیا ہے اور علماء کرام اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء یہی کردار ادا کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ادا کیا ہے، اور اگر میڈیا تنقیدات سے ہٹ کر مثبت انداز میں علماء کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے تو مجھے امید ہے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن میڈیا بھی مینوپولیٹ کرتا ہے، جذباتی فضا پیدا کرتا ہے، عام حالات میں مثبت پیغام دینے کے لیے وہ اپنا پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتا، اور جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو اس وقت ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، تو پھر لوگوں میں آگہی کیسے پیدا ہوگی؟ بہت بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین، یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، کچھ اور بھی اہم معاملات ہیں جن پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین۔ آج مشیر خزانہ شوکت ترین نے سعودی عرب کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی رقم موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے عوام کے لیے خوشخبری قرار دیا ہے۔ جہاں ایک جانب اس رقم سے مختلف وزراء اور حکومتی رہنما ملکی معیشت مستحکم ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہیں دوسری جانب اس ڈیل کی شرائط پر مختلف ماہرین معیشت کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف IMF ڈیل، دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے بھیجی گئی یہ رقم، اور اس پر مشیر خزانہ کی جانب سے عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ۔ کیا معاشی حالات حکومت کے قابو میں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ بریک کے بعد اس اہم سیگمنٹ میں جس اہم سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے، اس سوال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے 3 ارب ڈالرز موصول، رقم اسٹیٹ بینک میں جمع، کیا اس رقم سے پاکستانی معیشت کو کوئی سہارا ملے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خرم حسین صاحب، بہت بہت شکریہ سر میں وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک جانب تو آپ شوکت ترین صاحب نے بھی کہا، وہ ٹویٹ آپ نے بھی ظاہر دیکھی کہ خوشخبری ہے یہ، اور عوام کو بھی نوید سنائی، 3 ارب ڈالرز ڈپازٹس ہو گئے ہیں، لیکن دوسری جانب مختلف اکانومسٹ ڈیل پر جو شرائط ہیں اس پر بڑے کنسرن ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے آسان کیجئے گا، کیا یہ بہت کوئی غیر معمولی معاہدہ ہے جس کے دوررس اثرات خطرناک ہوں گے؟ سر دیکھیے، غیر معمولی تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کم از کم پچھلے 5-6 سالوں میں تمام اس قسم کے ہی ڈپازٹس مختلف ملکوں سے لیے ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ۔ ٹھیک ہے، تو 2014 میں میرے خیال میں پہلا سعودی ڈپازٹ اسی طرح، تو اور پھر بعد میں چائنا سے بھی لیے ہیں، UAE سے بھی لیے ہیں، تو اس طرح سے تو غیر معمولی نہیں ہے۔ لیکن اس کے شرائط میں ایک چیز ہے جو مجھے اس دفعہ غیر معمولی لگی ہے، اور وہ کہ اس میں ریٹ آف ریٹرن ڈبل کر دیا ہے۔ ماضی میں جو ہمیں ملتی تھی ان میں 2% انٹرسٹ ریٹ لگایا ہوتا تھا، اس میں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں 4% بتایا جا رہا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے میری نظر پکڑی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ باقی انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس اس لیے حساب سے تو نہیں چڑھے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے گی اور کب اس کو واپس مانگا جا سکتا ہے، وہ تو تمام اس قسم کی جو بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی شرائط موجود ہوتی ہیں، تو وہ اتنی بڑی مجھے بات نہیں لگی۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا کہ کیا معاشی حالات اب حکومت کے قابو میں ہیں، کہ اگر حکومت کے قابو میں ہوتے تو وہ یہ پیسے مانگنے نہیں جا رہے ہوتے سعودی عرب سے، تو قابو سے باہر نکل چکے ہیں ان کے، اسی لیے ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ان سے 3 ارب ڈالر، یعنی کہ اتنی بڑی فیسلٹی پہلے نہیں لی پاکستان نے۔ 1 ارب ہوتی تھی، 1.5 ارب تک کی ہوتی تھیں اس قسم کی فیسلٹیز، 3 ارب ایک گو میں لینا بہت بڑا، اور یہ 4.2 ارب کا مجموعی پیکیج ہے یہ۔ جی ہاں،
पैकेज तो पैकेज अगर आप ऑयल फैसिलिटी इसमें मिला लें तो मजीद और ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो इतना बड़ा पैकेज और इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे मैंने पहले नहीं देखा, ये गैर मामूली चीज है। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी बड़ा हाई है और गैर मामूली है इस मामले पर, दूसरा इसमें जो ये बात कही जा रही है कि ये डिपॉजिट्स हैं, यानी इसको खर्च नहीं किया जा सकेगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से। अगर ये नुक्ता ज़हन में रखें तो फिर इससे मुआशी बेहतरी किस किस्मत में लाई जा सकती है, किस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी हफ्ता पहले ट्वीट में कहा था कि बड़ी अच्छी खबर होगी और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी इससे। हाँ, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मुबारकबाद किस चीज की दी जा रही है, ठीक है। ये कर्जा मिला है और वो भी जैसे आप बता रहे हैं बहुत इसमें जो शराइत हैं वो तंग कर देती हैं हुकूमत पाकिस्तान को। मिसाल के तौर ये पैसे जो हैं या बजट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए नहीं यूज कर सकती। इसको टेक्निकली इसको कहा जाता है एक रिजर्व एक्सटेंशन फैसिलिटी, यानी कि सिर्फ आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रख सकते हैं अपने रिजर्व्स के फिगर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नजर आए। उस हिसाब से थोड़ी बहुत आपको जो इम्पोर्ट्स जिस हिसाब से पाकिस्तान के चढ़ रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सहूलत मिल जाती है इनकी वजह से, लेकिन हुकूमती अखराजात इन पैसों से पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी ये बोरो किए हुए पैसे इस किस्म की शराइत पे उसके ऊपर मुल्क को मुबारकबाद देना थोड़ी सी मुझे वो लगती है एक गैर अखलाकी किस्म की चीज़, क्योंकि ये कोई मुबारकबाद की चीज़ है नहीं। अगर आप इस मजबूरी में आ गए हैं कि आपको जाके सऊदी अरब से या किसी और मुल्क से इस तरह से भीख मांग के अपने लिए पैसे लाने पड़ रहे हैं, ये कोई मुबारकबाद देने की चीज़ नहीं है। अच्छा खुर्रम साहब, कल शौकत तरीन साहब के प्रेसर ज़ाहिर है आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उसमें उन्होंने भी एक मरतबा फिर, अब पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर कैबिनेट मेंबर्स ना घबराने का मशवरा देते थे, अब शौकत तरीन साहब ने भी कहा नहीं घबराना। उनसे फिर सवाल किया गया कि कब तक नहीं घबराना, तो उन्होंने मेरे ख्याल है कि फरवरी मार्च कहा कि तब तक ना घबराएं। क्या वो लाइटर नोट पर उन्होंने कहा था, ये दोबारा से वो 3 महीने वाला कोई फॉर्मूला चल रहा है कि पहले भी कि जी अगले 6 महीने बड़े अहम हैं या 3 महीने बहुत अहम हैं, तो क्या इज देयर समथिंग अंडर इट, या फिर ये लाइटर नोट पर उन्होंने कह दिया था? नहीं, लाइटर नोट पे नहीं कहा। ये मार्च तक की जो उम्मीद है ये गवर्नमेंट ने काफ़ी देर से रखी थी है। चंद महीने से पहले इनको ये अखराजात मिले थे कि मार्च तक चलना है। ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में जो हाइक एक हुई हुई है कि ऑयल और पाम ऑयल और तमाम जो ग्लोबल कमोडिटीज़ में प्राइसेस में एकदम से इजाफा हो गया, उनकी उम्मीद है कि मार्च तक जाके ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब उसके पीछे का क्या है, कहाँ से इन्होंने ये अदाद शुमार लिए हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये काफी देर से उन्होंने रखी थी। और ये जो घबराना नहीं है वाली बात है, आपने नोटिस किया होगा कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकदम से रज़ाक दाऊद साहब आए, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी आके शुरू बात अपनी यहीं से की कि घबराना नहीं है आप लोगों ने। ये मेरे ख्याल में इनको कहा जा रहा है, तमाम वज़रा हज़रात को कहा जा रहा है कि जब भी आप पब्लिक में बोलें तो अवाम को जरा रीअश्योर करें कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा खुर्रम साहब, इकोनॉमिक्स की बड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स और बड़े नंबर्स इस्तेमाल करके हम जैसे आम लोग नहीं समझ पाते बाज़ दफ़ा कि असल में चीज़ बेहतरी की तरफ जा भी रही है या नहीं। अब जो कहा जा रहा है FBR को मुबारकबाद दी जा रही है रेवेन्यूज बढ़ाने की, टैक्स जो कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, फिर ये कहा जा रहा है कि जी मार्च तक जैसे आप भी कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो भी कम होने की उम्मीद है। तो फिर हम उन तमाम फैक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं जो कि जो मार्केट के हिसाब से नेचुरली और ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कोई कमाल नहीं है। और अगर वो फैक्टर्स चूंकि वो वेरी करते हैं, वो चेंज ना हुए तो फिर इन्फ्लेशन वैसी रहेगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। देखिए मेरा तो व्यू इसमें बहुत क्लियर है, मैंने इसको लिख भी लिया, छाप भी लिया है कि ये सारी जो महंगाई है 80% इसकी जो वजह है वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं। वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो चढ़ी हैं उनको एज ए बहाना, एज एन एक्सक्यूज वो बीच में घसीट के ला रहे हैं। मेरा अपना व्यू है कि जो पिछले साल जो जितनी भी GDP में ग्रोथ नजर आई थी उसके पीछे मनी सप्लाई इंक्रीज है, उसकी जिम्मेदारी है। कि यानी कि उन्होंने नोट छाप के मार्केट में भरे हैं, यही कह के कोविड आया तो हमने उसको स्टिम्युलस देना है, और वो स्टिम्युलस कोई मार्च तक पहुंच के 5% ऑफ GDP बन चुका था स्टेट बैंक गवर्नर के अपने कहने के मुताबिक। तो अब उसके असरात सामने आने शुरू हो रहे हैं महंगाई की शक्ल में, इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में, और ये सिलसिला अभी मजीद और चलेगा। IMF ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि जब तक करेंसी डिप्रिसिएशन की जो इम्पैक्ट है वो प्राइस लेवल में अब्जॉर्ब नहीं होता तो इन्फ्लेशन नीचे की तरफ नहीं आएगी। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक, इनफैक्ट ज़्यादातर हद तक करेंसी डिप्रिसिएशन की एक रिफ्लेक्शन है, और वो डिप्रिसिएशन की भी वजह यही है मनी सप्लाई एक्सपेंशन। तो
अभी तो मेरे ख्याल में मार्च की उम्मीद उन्होंने रखी हुई है, मार्च को कोई नया बहाना सामने आया होगा और जून तक कोई नया एक और मजीद और कोई बहाना आया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी अनकरीब तो कोई उम्मीद मुझे नहीं नजर आ रही कि ये महंगाई जो है काबू में आएगी। ठीक है, यानी अभी फिल वक्त मार्च तक अवाम को हुकूमत की जानिब से ना घबराने के मशवरे दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी मौसमी सूरत हाल पर अपने तजिए से हमें आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और भी स्टोरीज हैं जिन पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़ ट्रेन लाहौर के हल्का N 133 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। नून लीग की जानिब से शाइस्ता परवेज मलिक अपने मरहूम शौहर की नशिस्त को दोबारा हासिल करने के लिए पुरज़्म है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार चौधरी असलम गिल भी इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की सियासी बरतरी पर वार करने को तैयार हैं। PTI के उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में कल इस अहम हल्के में इंतखाबी सूरत हाल क्या होगी, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मेहमान से बात करेंगे वो सवाल कुछ इस तरह से है कि लाहौर NA 133 का ज़िमनी इंतखाब क्या नून लीग अपनी नशिस्त दोबारा बआसानी हासिल कर लेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ हसनैन चौधरी, इस हल्के में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन, बताइएगा कल क्या सूरत हाल दिखने में आएगी? अब तक क्या मजमूई तौर पर आपने इंतखाबी माहौल हल्के में देखा है? PTI के उम्मीदवार भी नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, अपसेट भी हो सकता है? जी, ये जो मुकाबला है वो अपोजिशन जमातें, जो बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने जब हल्के को विजिट किया तो हल्के में जो गहमा गहमी नज़र आ रही है वो काफ़ी लोग जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी कोशिश की जा रही है कि वो पंजाब में जो अपनी साख है उसको बरकरार रखे और इस सीट को जीत कर ये साबित करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अभी मौजूद है। क्योंकि अभी यही एक चीज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपनी साख खो चुकी है। लेकिन उनकी जानिब से भी जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा हैं वो भी हल्के में आए, यहाँ पर आकर जलसे भी किए गए और कारकुनों के साथ जो है वो मुलाकातें भी की गई और उनको यही कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में ये नशिस्त जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से भी कोशिशें तेज़ की जा रही हैं और लाहौर को और ख़ास तौर पर इस हल्के को जो है वो नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है। क्योंकि पहले भी जो है वो यहाँ से नून लीग ही काफ़ी बार जो है वो जीत चुकी है। तो अभी भी नून लीग की जानिब से जो नून लीग के रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि शाइस्ता परवेज मलिक और मलिक परवेज जो है वो भी खासी जो है वो जहाँ पर लोगों में मकबूल हैं और उनकी जानिब से ये कोशिश है कि ये नशिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ही जीते। लेकिन दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से भी बड़ी कोशिश सामने आ रही है। लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो उसी तरह हैं, उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हुए। काफ़ी जो भी यहाँ पर उम्मीदवार जीते, जो भी रहनुमा यहाँ पर आए, उनकी जानिब से ये वादे किए गए कि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें कब्रिस्तान का मसला इस हल्के में काफ़ी जो है वो बात डिस्कस हो चुका है उसको किया जाएगा हल। लेकिन अभी तक जो है वो कब्रिस्तान का मसला भी हल नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी जो दोनों जमातें हैं वो भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन को जीता जाए। लेकिन जो मुकाबला है हमें वो कांटे का मुकाबला होता नजर आ रहा है इसमें। अच्छा हसनैन जी, बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जो गैर मौजूदगी है उसके क्या असरात मुरतब होंगे? जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे जिन्होंने पहले एजाज चौधरी साहब को वोट दिया था, अब उनका रुझान क्या है? क्या वो अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे? जी, अभी जो हमें ज़राए से खबरें मिल रही हैं कि PTI की जानिब से अपने वोटर्स को ये कहा गया है कि वो किसी भी तरफ अपना वोट ना कास्ट करें। लेकिन अभी जो है ये सूरत हाल कल वाज़े तौर पर सामने आएगी क्योंकि दोनों जमातें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि जो मुकाबला है वो एक जमात की तरफ हो जाए जो कि मुस्लिम लीग नून बता रही है और वो दावा भी कर रही है कि नून लीग जो है जो लाहौर है वो उनका गढ़ है और वो ये नशिस्त बड़ी आसानी के साथ जी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी जो है वो पुर उम्मीद है इसमें क्योंकि असलम गिल साहब जो है वो भी पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त उम्मीद है कि वो नून लीग की जो सियासी बर्तरी है उस पर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। इस हल्के में कल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मामला है जिस पर हम बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। 2021 के इख्तिताम पर कोरोना वायरस के खात्मे की उम्मीद लगाए अफराद की उम्मीदों पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पानी फेर दिया है। साउथ अफ्रीका से फैलने वाले ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया के दीगर ममालिक में भी सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में इस हवाले से बरवक्त इकदाम के तहत बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू किया जा चुका है, जबकि अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी जा रही हैं। क्या ओमिक्रॉन के केसेस की तशखीस से कबल ही इसके फैलाव को रोकने के बरवक्त इकदाम किए जा सकेंगे, ये एक सवाल है। इस सेगमेंट में जिस आम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दुनिया में तेजी से फैलाव, ओमिक्रॉन से बचने के लिए हंगामी तौर पर किन इकदामात की जरूरत है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले भी आप हमारे प्रोग्राम्स में हमारी रहनुमाई फरमाते रहे हैं कोविड के दीगर वेरिएंट्स के हवाले से। हम चाहेंगे हमें इस हवाले से भी बताइएगा, ओमिक्रॉन इसको किस तरह से हम समझें, किस कदर ये खतरनाक होगा, दीगर वेरिएंट से कितना मुख्तलिफ होगा और इसकी एहतियाती तदाबीर सर मुख्तलिफ क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ओमिक्रॉन जो है अभी सही मानों में 11 नवंबर को साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन पाकिस्तान मेडिकल ये जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, वो वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर है, फैमिली फिजिशियन है, और उन्होंने ये डिस्कवर किया था। उन्होंने चूँकि कोरोना के बहुत सारे केसेस वो देखती हैं, 33 ईयर से वहाँ फैमिली फिजिशियन है, तो उन्होंने ये चीज़ ब्रेक की थी और उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि ये एक वेरिएंट है और इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत माइल्ड सा सिम्टम होता है और जो कि बिल्कुल डिफरेंट है डेल्टा वेरिएंट से, लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से है। लेकिन अब तक जो उन्होंने बात बताई है, जो अब तक उन्होंने 18 तारीख को और फिर 21 तारीख को जो पेशेंट्स देखे जिसमें कि ये ओमिक्रॉन का पॉजिटिविटी आई है और ये पीसीआर से नॉर्मल पता चल जाता है, तो उनका कहना ये है कि बहुत सिंपल सा जो उनका सिम्टम है कि जी हेडेक होता है, हल्का सा बुखार होता है, हल्की सी गले में दर्द है और खांसी भी बहुत हल्की सी होती है। लेकिन जो इशू है, परेशान करने वाली बात, वो ये है कि पल्स रेट ज्यादा होता है। पल्स रेट से मुराद ये है कि हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। तो जब हार्ट बीट किसी ज्यादा होती है तो हार्ट एक हद तक पंप करता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ये बहुत सीरियस बात है कि अगर कोई आदमी जिसका हार्ट बीट ज्यादा हो रही है तो वो अगर उसको नहीं रोका गया तो उसका इंतकाल हो सकता है। तो ये एक सीरियस बात है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और प्लस ये है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन अब इशू ये है कि आज भी इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है, चूंकि हम इंटरनेशनली इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं अपने बहुत सारे ममालिक के साथ, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये इतनी तेजी से तो नहीं फैल रहा है। और जिन ममालिक में, जैसे आज मुझे पता लगा कि वहाँ साउथ अफ्रीका से मुझे पता लगा कि आज 11,553 केसेस 24 आवर्स में उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, जो कि बहुत माइल्ड है और उनमें किसी की डेथ नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात ये है। तो हमें ये देखना है कि देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम जो कोविड को 2 साल से हम डील कर रहे हैं, हमने ये सीखा है कि चाहे जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं, उन सब का एक ही तरीकेकार है रोकने का या उससे बचाव का, कि आप SOPs पे अमल करें और सख्ती से अमल करें और हुकूमत अमल करवाए। और प्लस जो हमें एक चीज मिली है, वैक्सीन, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट कराएं अपने और अपने प्यारे दुलारों को, सबको। ठीक है, वैक्सीन और जो कोविड के SOPs हैं वही ओमिक्रॉन से बचाव का वाहिद हल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल आने के बाद।